क्वेश्चन नंबर 45 के टाइम आवाज मैंने माइक बंद हो गया था, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। समझ गए? इसमें था क्या कुछ ही सर, बहुत सिंपल था। बैंक ने इंटर किया फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब कस्टमर ने इंटर किया सेल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कस्टमर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था? कस्टमर सर पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, कस्टमर सेल स्विस फ्रैंक है, स्विस फ्रैंक 1 लाख एट द रेट क्या है? ₹32.4000। ठीक है, अब क्योंकि कैंसिलेशन हुआ तो कस्टमर क्या करेगा? एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, तब क्योंकि कैंसिलेशन कब हुआ? 25 अप्रैल को होना था, ड्यू डेट 25 अप्रैल को था। आप 25 मार्च को आ गए। अगर आप 25 मार्च को आए तो ऑब्वियस सा बात है कि सर 1 मंथ फॉरवर्ड रेट लेंगे बाई करने का। अब क्या करेगा? अब करेगा सर कस्टमर बाई करेगा। क्या बाई करेगा? स्विस फ्रैंक 1 लाख एट द रेट, यही तो निकालना है कि रेट क्या होगा जिसपे वो बाई करेगा, ताकि अमाउंट पेएबल मैंने कैंसिलेशन चार्ज क्या होगा ये निकल के आए। ठीक है सर, कैंसिलेशन चार्ज क्या बनाया? तो ये क्या है? स्विस फ्रैंक। करना क्या है? बाई। करना क्या है? बाई, क्योंकि 1 महीना पहले आए हैं तो 1 मंथ फॉरवर्ड कैंसिल होगा, 1 मंथ फॉरवर्ड का रेट लेना पड़ेगा। 1 महीना पहले आए हैं तो 1 महीने बाद का रेट से कैंसिल होगा। अगर ड्यू डेट को आते और ड्यू डेट का जो रेट था उससे कैंसिल होता तो ये जो 2 मंथ दिया हुआ है हो गया इरेलेवेंट। 3 मंथ, ये जो मई जून दिया हो गया और हो गया इरेलेवेंट। बचा ये और बचा ये। ठीक है, उसके बाद दिया है मार्जिन, वो सब अलग बात है। बनाना कौन सा कोट है? तो सर हम कैंसिलेशन रेट क्या होगा? तो सर अगर स्विस फ्रैंक मैंने CHF उसका कोड है स्विस फ्रैंक का, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था ना स्विस फ्रैंक, CHF दिया था उसको। ठीक है, तो CHF अगर बेस करेंसी होता तो करना क्या था? बाई। सर बाई करना सर आस्क रेट बनाएंगे। अगर आस्क रेट बनाएंगे तो सर आस्क रुपी पर CHF। अब दिक्कत क्या है सर? आस्क रुपी पर CHF है नहीं क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है CHF पर डॉलर, USD1 डॉलर नीचे मतलब, और ये दिया हुआ है रुपी पर डॉलर। तो कोट कैसे बनेगा? सर कोट ऐसे बनेगा, एक तो सर ऊपर रुपी होगा ये मालूम है, वो नीचे क्या होगा पता नहीं। अरे सुबह तो मस्त चलता है, पता नहीं रात में क्या आ जाता है। इनटू, रुक जाओ, इनटू आस्क। सर नीचे CHF होगा, ऊपर क्या है पता नहीं। ऑब्वियस सा बात है, ऊपर डॉलर होगा, डॉलर ही एक करेंसी है जो कॉमन है, तो ऊपर डॉलर नीचे डॉलर कट जाएगा। सर आस्क रुपी पर डॉलर अवेलेबल है, लेकिन आस्क डॉलर पर CHF अवेलेबल नहीं है, तो कोट क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा सर आस्क रुपी पर डॉलर इंटू 1 बिड CHF पर डॉलर। सर अब अवेलेबल है सर, एक तो बिड रेट 1 महीने बाद का ये वाला हो जाएगा, और जहां तक आस्क रेट का बात है सर, वो डायरेक्टली कोट नहीं दिया गया है, वो प्रीमियम अमाउंट दिया गया है। तो अब साथ 1 2 3 4 आस्क चाहिए तो आस्क ही चाहिए। सर इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से, मैंने 49.4455 में जोड़ देंगे। अब ये देखो लो हाई, ये ध्यान रखना है, जोड़ने के पहले ध्यान रखना है लो हाई है कि नहीं, कि हाई लो है, मैंने ये बड़ा है या ये छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है। अगर ये लो है और ये हाई है तो ऐड होता है। ठीक है, तो 0.42, अब ऐसा बात है कि 4200 है, यही अगर 42 दिया होता और डिवाइड करते 10,000 से तो 0.0042 होता, लेकिन 4200 को डिवाइड करेंगे 10,000 से तो 0.4200 आएगा। तो 49.4455 में जोड़ देंगे क्या? 0.42, तो कितना हो जाएगा? 49.8655। सर कोट निकल के आ गया क्या? आस्क रेट सर मिल गया।
यहाँ नहीं चलता है ये 49 पॉइंट कितना आया था 8655 डिवाइड बाई 1.5150 डिवाइड बाई 1.5150 ये जो कोट निकल के आएगा ये इंटर बैंक होगा, ऑब्वियस सा बात है। डिवाइड कर दीजिए 1.5150 ये जो आया ये इंटर बैंक रेट आया 32.9145। अब ये 10% 0.10% मार्जिन है, तो ये क्या है आस्क रेट है। तो आस्क रेट में मार्जिन क्या ऐड होता है, तो बस प्लस कैलकुलेटर में प्लस टिपिएगा 0.10% इक्वल्स टू 32.9475। ठीक है, राउंड ऑफ हो गया 4 डिजिट तक 32.9475 हो गया। तो कैंसलेशन रेट क्या होगा 32.9475। तो इस पे कस्टमर क्या करेगा सेल, इस पे कस्टमर बाई, तो क्या अमाउंट पेबल हुआ निकल जाएगा। तो यहाँ तो हमें कोड बनाना था, बस यही फर्क था। यहाँ हमें कैंसिलेशन कोड क्या होगा जो बैंक कोड करेगा कैंसिल करने के लिए वो निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले बना रखा है सर। कब आप फॉरेक्स डीलर थे, आप इंटर किए क्रॉस करेंसी डील में, आपने बेच दिया 10 लाख डॉलर। कितना पे, कितना है बेचा यूरो 1.4400 पर डॉलर पे बेचा। ये क्या है, ये है सर यूरो 1.4400 पर यूरो पे बेचा। अब आपको इसी को स्क्वायर अप करना है, तो पहले सेल किया तो बाई करिएगा, पहले सेल किया तो बाई करिएगा। तो यूरो अगर बेस करेंसी होता, तो यूरो अगर बेस करेंसी होता तो निकालना है, तो क्या करना था, यूरो अगर बेस करेंसी होता सर, बेस करेंसी को बाई करना सर, बाई करना था हमको ऑफसेट चाहिए। पहले हमने सेल किया था, अब अपने ये कहानी आपको बताया था ना, आपने पहले यूरो बेच दिया यहाँ पे। ठीक है, किसके खिलाफ, डॉलर के खिलाफ बेचा है। यहाँ रुपी नहीं है, यहाँ रुपी नहीं है, आपका होम करेंसी कोई भी हो सकता है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ा। आप फॉरेक्स डीलर थे, आपने यूएस डॉलर 10 लाख बेच दिया, तो आपको चाहिए होगा ना वापस, आपको वो चाहिए होगा ना वापस। ठीक है, आपको वापस चाहिए, मैंने स्क्वायर अप करना है। स्क्वायर अप मतलब क्या होता है, अगर पहले बेचा तो अब खरीदो, तो हमको खरीदना होगा, सॉरी यूरो लिख रहा हूं, अब हमें खरीदना होगा। क्या खरीदना होगा, यही डॉलर 10 लाख अब बाई करना होगा। अब बाई करना होगा, बाई डॉलर 10 लाख स्क्वायर अप करने के लिए। पर डॉलर 10 लाख बाई करना स्क्वायर अप करने के लिए, तो डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई क्या होता आस्क रेट। तो हमको बनाना पड़ेगा कोड, यहाँ हमें कोड बनाना है। क्यों, क्योंकि तो यहाँ भी देखिएगा जो हम लोग को दिया गया है, अपना बेचा हमने किस पे सर, यूरो 1.4400 पर डॉलर पे। ठीक है, तो अब खरीदेंगे भी तो इसी कोड पे ना, यूरो पर डॉलर चाहिए होगा। क्या यूरो पर डॉलर दिया हुआ है, नहीं सर, ये रुपये पर डॉलर दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर, अच्छा दिया हुआ है सर, दिया हुआ है यूरो पर डॉलर भी दिया हुआ है, यूरो पर डॉलर भी दिया हुआ है। तो सर रुपये वाला क्यों दिया है, रुपये वाला इसलिए दिया ना बाबू, क्योंकि तुमको जो लॉस आएगा ना, गेन जो भी आएगा, ये बाई करने के बाद कंपेयर करके जो भी गेन लॉस आएगा उसको रुपये में कन्वर्ट करने का है। ठीक है, उसको रुपये में कन्वर्ट करने का है, समझ गए, कोई दिक्कत। इसलिए ये दिया है तुमको रुपये पर डॉलर का कोड, तो कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, कहेगा कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो कि रुपये के टर्म में कितना लॉस हुआ। समझ में आ गया। तो हाउ लेटर ड्यूरिंग द डे, मैंने सेम डे को मार्केट बिकम वॉलेटाइल एंड डीलर इन कंप्लायंस विद मैनेजमेंट गाइडलाइन स्क्वायर अप कर लिया। अगर वो स्क्वायर अप कर लिया तो क्या किया, वो बाई करेगा 10 डॉलर। बाई करेगा तो किस रेट पे करेगा सर, डॉलर अगर बेस करेंसी होता है, बेस करेंसी बाई आस्क रेट। अब ये जो मार्जिन टार्जिन है ये इररिलेवेंट है, तो अगर सेम डे को स्क्वायर अप किया, ये तो नहीं ना कि नेक्स्ट डे किया, 1 महीना बाद किया, 2 महीने बाद किया, बोला सेम डे स्क्वायर अप कर लिया, मैंने सेम डे सेल किया और फिर शाम होता है तो सेम डे को ही बाई कर रहा है। अब कोट हमको कौन सा चाहिए कंपेयर करने के लिए, ऑब्वियस सा बात है, यहाँ दिया हुआ यूरो पर डॉलर, यहाँ कंपेरिजन आएगा। ये सब इररिलेवेंट है, ये सब इररिलेवेंट है।
क्यों? क्योंकि सेम डे को ऐसे 1 मंथ 2 मंथ से क्या मतलब है हमको? स्कोरिंग ऑफ द पोजीशन है, इस डाटा से मतलब ही क्या, इरेलेवेंट डाटा है। तो पहले सर वो किया था सेल, अब करेगा बाय। अगर डॉलर बेस करेंसी होता, बेस करेंसी बाय। आस्क रेट क्या है, आया समझ में? 1.4450। तो गेन हुआ कि लॉस हुआ, तो निकालिए। तो पहले हमने सेल किया था 10 लाख डॉलर, किस रेट पे? 1.440। ठीक है, तो कितना यूरो हुआ, निकालिए। पहले हमने 10 लाख डॉलर सेल किया था 1.44 1.4400। तो हमको इतना रुपया लगा होगा, सॉरी इतना रुपया कर रहा हूँ, इतना यूरो लगा होगा। इतना यूरो मतलब मिला होगा। यूरो 14,40,000 रिसीव हुआ होगा। क्या रिसीव हुआ होगा सर? हमको यूरो 14,40,000 रिसीव हुआ होगा इस ट्रांजेक्शन के लिए। समझ में आया? जब हमने सेल किया 10 लाख यूएस डॉलर 1.4400 पे, तो हमें 14,40,000 यूरो मिला होगा। अब हमें बाई करना है 10 लाख डॉलर, तो बेस करेंसी बाई आस्क रेट 1.4450 दिया गया। इसका मतलब कितना यूरो लगा बाई करने में? तो सर 1.4450 इंटू 10 लाख, तो 14,45,000। 14,45,000। इसका मतलब अगर हमें सेल करने पे ये मिला और बाई करने पे ये लगा, तो हमारा लॉस क्या हो गया सर? 5,000 यूरो का लॉस हो गया। 5,000 यूरो का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब इसको रुपये में कन्वर्ट करना है। अगर इसको रुपये में कन्वर्ट करना, लॉस क्या करना पड़ता है? बाई करना पड़ता है पे करने के लिए। लॉस पेबल होगा ना किसी ना किसी को, तो लॉस बाई करना होगा। और लॉस बाई करना है तो पहले यहां से कन्वर्ट करो। यूरो अगर बेस करेंसी होता, तो हमको बाई करना था लॉस, तो बेस करेंसी बाई क्या होता? आस्क रेट। क्या यूरो बेस करेंसी है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? बिड रेट। तो सर पहले यूरो को डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बिड रेट क्या है सर? 1.4400। तो कन्वर्ट करिए, 5,000 भागे 1.4400। 5,000 भागे 1.4400, तो 3,472.22 डॉलर। 3,472.22 डॉलर। ये हमको, अब ये लॉस किस में हो गया सर? लॉस डॉलर में आ गया। लॉस डॉलर में आ गया, तो ये भी तो बाई करना होगा। डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई क्या होता? आस्क रेट। अब जाएंगे रुपये वाले कोर्ट में, क्या डॉलर ही बेस करेंसी? हाँ है। तो आस्क रेट क्या है? 31.45। इसको मल्टीप्लाई कर दें 31.45 से, 31.45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 31.45। तो 1,09,201, 1,09,201 रुपए का लॉस। समझ में आया? 1,09,201 रुपए का लॉस। कैसे सॉल्व हुआ? कुछ नहीं, फिर से देख लीजिए। पहले हमने क्या किया था? सेल, तो इस पे सेल किया। फिर हमने क्या किया था? बाई करना पड़ेगा स्क्वायर अप करने के लिए, तो इतना पे बाई किया, इतना यूरो का लॉस हो गया। पहले हमने यूरो को कन्वर्ट किया डॉलर में। पहले हमने, जो यही तरीका है, ये जो ही करता है बकवास, उससे हमको मतलब नहीं है। वो क्रॉस करेंसी रेट निकालने लगता है। क्यों निकाले? हम निकाल भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। यूरो अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई करना सर आस्क रेट होता। सर आस्क बनाना पड़ेगा हमको रुपये पर यूरो। आस्क रुपये पर यूरो बनाना होगा सर। आस्क रुपये पर यूरो बनाना होगा हमेशा। जो भी चीज हो, जब कोड खुद बनाना हो ना, तो ये जो बनाना हो उसी को बेस करेंसी ले लेते हैं, उसी को बेस करेंसी ले लेते हैं। ठीक है, तो सर आस्क रुपये ऊपर नीचे क्या होगा पता नहीं सर। इधर मल्टीप्लाई बाई आस्क, सर ऊपर क्या पता ही, नीचे यूरो होगा। कॉमन करेंसी क्या सर? डॉलर है, डॉलर होगा, वैसा बात है। सर आस्क रुपये पर डॉलर अवेलेबल है, क्या आस्क डॉलर पर यूरो अवेलेबल था? नहीं सर। तो ये उलट जाएगा खाली, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर आस्क रुपये पर डॉलर, ये हो जाएगा 1/बिड यूरो पर डॉलर। आया समझ में? जब ऐसा हो जाएगा तो अभी वही तो किया हमने। हमने जब कोड मल्टीप्लाई किया तो क्या किया?
सर बीट से पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया था 1.445 से, सॉरी 31.4 मल्टीप्लाई किया 1.400 से डिवाइड किया, वही चीज तो किया था। पर कोट निकालना तो कोट निकाल लो। आस्क टू और कितना है सर 31.45 और बिड कितना है सर 1 पॉइंट, तो हमने किया क्या था, यही तो किया ना 5000 के साथ, तूने 5000 कर लो, यही काम तो किया हमने, 5000 को डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया था, यही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके क्रॉस करेंसी रेट निकाल लो, तुम्हारा इच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर सिंपली पहले कन्वर्ट करो और उसके बाद करो। जैसे देखो यहाँ भी कन्वर्ट नहीं किया है, यहाँ भी वैसे किया है, पहले क्या किया क्रॉस करेंसी रेट यहाँ भी निकाला है, ठीक है, यहाँ भी वैसा काम किया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 47 पे, 47 में क्या है, 47 एक नया तरह का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, समझे, मजेदार क्वेश्चन है, समझो। तुमको दो ठो बैंक है, बैंक ए है और बैंक बी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो काफी इजी क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन, बस ध्यान से समझना। बैंक ए और बैंक बी है, ठीक है। क्वेश्चन हमको कहता है कि तुमको CHF खरीदना, मैंने स्विस फ्रैंक, कितना स्विस फ्रैंक लगेगा 1 मिलियन पाउंड खरीदने में। यू हैव टू पे फॉर 1 मिलियन पाउंड, मैंने 1 मिलियन मैंने 10 लाख पाउंड खरीदने में कितना CHF लगेगा, 10 लाख पाउंड खरीदने में कितना CHF लगेगा। तो या तो कोट अवेलेबल हो पाउंड पर CHF या CHF पर पाउंड, पर हमारे क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है CHF पर पाउंड, नहीं सर। ये जो दिया हुआ है सर डॉलर CHF, ऑब्वियस बात है डॉलर नीचे होगा, कोट उलट जाएगा, कोट उल्टा होगा यहाँ, क्यों, डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो अगर ये ऊपर है तो ये 0 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था, 0 पॉइंट समथिंग है। पाउंड सर स्ट्रॉन्ग करेंसी है, अगर पाउंड ऊपर है तो 0 पॉइंट समथिंग होता है, क्या 0 पॉइंट समथिंग है, नहीं सर। इसका मतलब ये कोट उल्टा है। कोट कैसे है, ये कोट कैसे है सर, ये कोट है CHF पर डॉलर, ये कोट है डॉलर पर पाउंड, समझ में आया। और सिंह ये वाला कोट भी उलट जाएगा, CHF पर डॉलर और ये डॉलर पर पाउंड। अब यहाँ दो अलग अलग बैंक है। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे क्रॉस करेंसी का यूज करके तुम रेट निकाल के काम नहीं कर सकते हो। तुम कहे सर पाउंड 10 लाख खरीदना था, तो अगर सर पाउंड बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई सर आस्क रेट बना लेते हैं। सर आस्क रेट क्या होगा, सर आस्क रेट होगा CHF पर पाउंड, CHF पर पाउंड निकाल लेते हैं सर, कोट निकल जाएगा। पर दिक्कत क्या है कि एक बैंक का तो ये काम कर जाएगा, पर दो अलग अलग बैंक का है ना, दो अलग अलग बैंक का है। एक बैंक में पाउंड खरीदना उससे सस्ता हो, ठीक है, दूसरे बैंक में कहीं और सस्ता हो, कैसे, समझो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सबसे कम पे करना हो, दो बैंक दिया हुआ, सबसे पहले लोगों रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है पाउंड 10 लाख बाय करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे पाउंड का कोट कहां पे अवेलेबल है। सर ऊपर वाला में तो पाउंड है ही नहीं, नीचे वाले में पाउंड है, ठीक है। तो पाउंड करना क्या था हमको, अच्छा दूसरा करेंसी कौन है, डॉलर है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले डॉलर, डॉलर रिक्वायर्ड टू बाई 10 लाख पाउंड। कितना डॉलर रिक्वायर होगा 10 लाख पाउंड खरीदने में, ठीक है। तो अब कंपेयर करेंगे, सर अब पाउंड करना क्या है, सर पाउंड बाई करना है ना, तो सर पाउंड अगर बेस करेंसी होता है तो बेस करेंसी बाई सर आस्क रेट होगा। क्या पाउंड बेस करेंसी, यहाँ सर पाउंड बेस करेंसी है, लेकिन सर जो आस्क रेट दिया है, आस्क रेट दिया है आस्क, आस्क डॉलर पर पाउंड बैंक ए का, बैंक ए का कितना है 1.76। देखो जब ऐसे दिया हुआ ना 60, तो यहां तक सेम आएगा, ये 45 बस बन जाएगा 60, समझ में आया। सर दिया हुआ है 1.7660, ठीक है। और आस्क, आस्क डॉलर पर पाउंड
बैंक बी में क्या है, बैंक बी में क्या है सर, बैंक बी में है 1.7650, 1.7650। क्या पाउंड ही बेस करेंसी है? हाँ सर, पाउंड ही बेस करेंसी है। अगर पाउंड ही बेस करेंसी है तो ऑब्वियस सवाल 10 लाख में मल्टीप्लाई होना है, 10 लाख में मल्टीप्लाई होना है, उसमें कोई डाउट? अगर डिवाइड वाला केस होता, डिवाइड वाला केस होता तो इनमें से जो हायर होता वो लेते, ठीक है, पर क्योंकि पाउंड वाला केस है तो इनमें से जो लोअर है वो लेंगे। तो क्लियरली दिख रहा है डॉलर रिक्वायर्ड टू बाई पाउंड 10 लाख। अब यही ये हुआ तुम्हारा रफ वर्क, और यहां लिखोगे ब्रैकेट में सिंस रेट कोटेड बाई बैंक बी इज लोअर एज compared to bank A, therefore we buy pound 10 लाख। लिखा क्या नहीं रहा है, बाई पाउंड 10 लाख अगेंस्ट डॉलर, लिखा ना यार, अगेंस्ट डॉलर फ्रॉम बैंक बी। तो यहां क्या निकल के आएगा बताओ, डॉलर रिक्वायर्ड टू बाई पाउंड 10 लाख कितना होगा सर, 1.7650 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.7650 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना को, 10 लाख को, कितना हुआ, 17,65,000 डॉलर। लेकिन हमको आंसर था CHF में चाहिए, 17,65,000 नहीं चाहिए। तब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपने पास डॉलर तो है नहीं, अपने पास क्या है, CHF है, तो CHF रिक्वायर्ड टू बाई डॉलर 17,65,000। समझ में आया, 17,65,000। अब फिर वही कहां चलेगा, अगर डॉलर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई तो आस्क रेट, क्या डॉलर ही बेस करेंसी है, तो जाके क्वेश्चन में देखेंगे तो, एक सेकेंड, क्या डॉलर ही बेस करेंसी है, डॉलर ही बेस करेंसी है सर, आस्क रेट होगा। तो यहाँ पर क्या है 1.4655, यहाँ पे क्या है 1.4660। सर यहाँ से खरीदने में फायदेमंद है, सस्ता है यहाँ, तो यहाँ से खरीदेंगे तो कितना CHF लगेगा 17,65,000 में, तो 1.4655 मल्टीप्लाई बाई 17,65,000, सिंपल 1.4655, यही जो यहाँ की तो वहां भी करेंगे, तो आया कितना CHF, कितना CHF आया, CHF 25,86,608, ठीक है। बस दो लाइन में आंसर बन जाता है, बस दो लाइन में आंसर बन जाता है, समझ में आया, ऐसे हुआ। अब सर ऑब्वियस सा बात है, अगर 17,65,000 खरीदने में इतना CHF लगेगा, इसका मतलब कि सर इतना पाउंड खरीदने में अगर 17,65,000 लगता है और इसको खरीदने में इतना CHF लगता है, तो कितना पाउंड लगेगा CHF में, कितना CHF लगेगा पाउंड खरीदने में, समझ में आ गया, कैसे सॉल्व हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, दो लाइन में सॉल्व होगा। ये क्या करता है, ये आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन आंसर बहुत तरीकों से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, दिमाग होने की पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये उल्टा चला कि पहले USD कहाँ से खरीदोगे, ठीक है, अरे पर कितना USD खरीदना है कहाँ से पता चलेगा, फिर GEP कितना खरीदोगे, चेन रूल लगाओ, उसके हिसाब से ये करो तो ये कोट आएगा, तो ऐसे होगा तो वैसे होगा, आंसर तो वही लाया ना, 25,86,600 लाया, अपना 7 रुपये ज्यादा आया है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिलेगा, राउंडिंग के कारण गलती हुआ है, ठीक है, क्या दिक्कत है कि कोट निकालने से तो भाई कंफ्यूजन से अच्छा ना है, हम पहले डॉलर रिक्वायर्ड टू बाई पाउंड 10 लाख, ठीक है, CHF रिक्वायर्ड टू बाई डॉलर, निकल गया आंसर, समझ में आया, कोई दिक्कत, पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे डॉलर रिक्वायर्ड टू बाई पाउंड,
उसके बाद डॉलर निकल 17,65,000, तो फिर CHF रिक्वायर्ड टू बाय डॉलर। आगे आंसर 2 लाइन में। ये इतना कहानी बताया, उसके चक्कर में पढ़ के एग्जाम में कंफ्यूज होने से क्या मतलब है? कोई दिक्कत? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुम खुद बनाओगे, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि बैंक ए का देख रहे हो, ठीक है, वो बोला ये लिखा ऐसे है, पर लिखने का अर्थार्थ क्या था? लिखने का अर्थार्थ ये था कि वो जानना चाह रहा है कि CHF पर पाउंड निकालो। जब एक बार सारा कोट उलटना चालू होता है ना, तो यहाँ भी उलट जाएगा। CHF पर पाउंड निकालो, स्पॉट ओवर 3 मंथ, 3 महीने बाद का, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? ये कोट निकालने का तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना था, काफी इजी था। क्या किया हो? क्या कर रहा है? स्पॉट बिड रेट था उसके पास, वो उसको उससे क्या कर रहा है? हैं? क्या मतलब है क्या इस चीज का? छोड़ो, बनाते हैं हम लोग खुद से। क्वेश्चन क्या बोला? बैंक ए का दिया हुआ डाटा बोला कि तुम निकालो CHF पर पाउंड इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट फॉर द स्पॉट 3 मंथ का यूज करें। कोट क्या होगा? कोट निकालना है, कोट निकालना है। CHF पर पाउंड निकालना है, कोई बात नहीं, CHF पर पाउंड निकालना है। तो दो ठो होगा सर, एक तो होगा बिड, CHF पर पाउंड निकालेंगे, और एक सर निकालेंगे आस्क का। कोट निकालना है हमको, दोनों। सर अगर ऐसा होता तो सिंपल सा बात है, ये क्या होता सर? एक तो हमको पता है सर ऊपर में CHF होगा, नीचे का पता नहीं। दूसरा सर पता है कि नीचे में पाउंड होगा, ऊपर का पता नहीं। वैसे यहां भी बना लेंगे सर, आस्क ऊपर तो सर CHF होगा, नीचे का पता नहीं। सर अपने केस में डॉलर है, पता है, क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है। आपको याद रखने के लिए ऐसे बार बोलता हूं मैं। ऊपर डॉलर ही है और वैसा बात है, नीचे डॉलर ही है। डॉलर 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 डॉलर। अब जरा कंपेयर करें, क्या CHF पर डॉलर अवेलेबल है? सर हाँ अवेलेबल है। क्या डॉलर पर पाउंड अवेलेबल है? हाँ डॉलर पर पाउंड अवेलेबल है। लेकिन 3 महीने बाद का बोला है ना, तो सब पॉइंट जोड़ना पड़ेगा ना पहले। तो ये क्या है सर? ये लो हाई है, पर ये हाई लो है, तो यहाँ तो माइनस होगा सर, यहाँ माइनस होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ प्लस होगा। तो हम सर 3 मंथ बाद का रेट जो निकालना, ऑब्वियस सा बात है, कुछ नहीं करना, 1.4650। कितना सुनना है? 1 2 3 4। तो यहाँ डिवाइड करें कितना से? 1 2 3 4, तो 5 डिवाइड बाई 10,000। समझ में आ गया? तो प्लस कर दो। तो हैंग हो रहा हो यार। 0.0005 मल्टीप्लाई बाई बिड का बताओ, मैंने बिड डॉलर पर पाउंड का बताओ। यहां सर तो माइनस होना है ना? हाँ माइनस होना है, 1.7645 माइनस 0.25। निकालो। ये तो क्लियर है कि ये हो जाएगा, सॉरी 0.25 0025 0025 1.4650 प्लस 0.1235 1.4650
1.4655 इंटू 1.7645 माइनस 0.0025 1.7620 तो क्या निकल के आएगा इंटू 1.4655 2.5822 ठीक है 2.5822 ये बिड रेट हुआ ऐसी आस निकल जाएगा आया समझ में 2.5822 देखो निकाल के लाया है ये 2.58 हाँ वही 2.5822 आया ठीक है ऑफर बिड स्पॉट भी पहले बकवास कर रहा है ये स्पॉट निकाला है 3 महीने बाद का निकाला है ठीक है 1.4650 इंटू 1.7645 करोगे तो क्या आएगा और 1.4655 इंटू 1.7660 हैंग काहे हो रहे हो भाई वो ये निकाला है बिड और आस्क समझे है स्पॉट वाला और फिर यहाँ पे निकाला है अपना फॉरवर्ड वाला ये रहा ये देखो यहाँ पे आया है 2.5822 अभी निकाला हमने 3 महीने बाद वाला और इसने निकाला है पहले वाला क्योंकि तो स्वैप पॉइंट बताना था ना स्वैप पॉइंट तब कंपेयर करेगा तो ऑब्वियस सा बात है चाहिए होगा स्पॉट भी चाहिए होगा ना तो स्पॉट के लिए क्या करोगे सर स्पॉट के लिए कुछ नहीं कर सकते 1.4650 इंटू 1.7645 1.4650 इंटू 1.7645 ठीक है तो निकालो क्या होगा स्पॉट के लिए तो ही होगा ना तो 1.4650 इंटू 1.7645 कितना हुआ तो 2.5850 2.5850 अब ये है अपना आगे का रेट ये है अपना अभी का रेट 2.5850 और 2.5822 नहीं समझे 2.5822 तो कंपेयर करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा बताओ फॉरवर्ड रेट ये हो गया 2.5822 और ये स्पॉट हो गया CHF पर पाउंड का स्पॉट हो गया 2.5850 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा तो अब इससे बात है 0.28 आएगा 0.00028 आएगा तो 100 पॉइंट में क्या लिखोगे 28 वैसे ही आज का कर लोगे फॉरवर्ड और स्वैप और फिर निकाल लोगे डिफरेंस फॉरवर्ड और स्पॉट निकाल लोगे उसी और फिर निकाल लोगे डिफरेंस हो गया तो दिक्कत हाँ अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा थोड़ा कंफ्यूज है इसको हम लोग जो करेंगे रोल ओवर फॉरवर्ड एक और कॉन्सेप्ट है रोल ओवर फॉरवर्ड नाम है शायद उसका उसके साथ इसको करेंगे 48 को 48 जो है उसी के साथ करेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट है ये इसको अच्छे से समझना होगा यहां तक तो वही चल रहा था पर ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है इसको उसी के साथ समझेंगे समझ गए उसके बाद अपना 49 है ये भी एक अलग क्वेश्चन है ये भी टोटली एक अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन मैंने रुपी रोल ओवर फॉरवर्ड एक वो एक अभी जो देखा तुमने 48 49 ये तीनों को हम लोग एक ही दिन करेंगे अच्छे से करेंगे ठीक है तीनों एक समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा पर एक बार समझ में आ गया तीनों काफी इजी क्वेश्चन तो अब क्या बचा सर 50 में कुछ था ही नहीं बचा चलो 50 देख लेते हैं लेकिन 50 में कुछ था नहीं उससे क्या होगा ये समझ में आया ना क्या किया कुछ नहीं स्वैप पॉइंट निकालने क्वेश्चन ने कहा था स्वैप पॉइंट निकालो CHF पर पाउंड का तो पहले स्पॉट भी तो चाहिए होगा स्पॉट चाहिए CHF पर पाउंड फिर 3 महीने बाद का रेट चाहिए CHF पर पाउंड वही निकाल के स्वैप पॉइंट निकाल लेंगे स्वैप पॉइंट निकालने का था व्हाट आर द इंप्लाइड स्वैप पॉइंट पहले कोट निकालो फिर स्वैप पॉइंट निकालो तो 48 49 और एक रुपी रोल ओवर ये तीनों हम लोग कर लेंगे सीधे अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या था इसमें कुछ नहीं था डेडलिप इनकॉर्पोरेटेड अ US बेस्ड कंपनी हैज अ बोन अ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया फॉर ड्रिलिंग ऑयल फील्ड
तो इंडिया में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कुआं खोदने का, तेल का। प्रोजेक्ट विल रिक्वायर नेशनल 500 करोड़ लगेगा प्रोजेक्ट में। द ऑयल फील्ड अलॉन्ग विथ इक्विपमेंट विल बी सोल्ड टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर 40 करोड़। तुम इतना पे बेच दोगे इंडियन गवर्नमेंट को, नहीं समझे? उस प्रोजेक्ट को बनाने में, कुआं खनने में 500 करोड़ लगेगा, और 500 करोड़ लगाने के बाद तुम इंडियन गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट रेडी करके 740 करोड़ में बेच दोगे। Since the Indian government pay for the amount in Indian rupee, the company is worried about the exposure. ऑब्वियस सी बात है, डॉलर उसका होम करेंसी है, उसको डर रहेगा एक्सपोजर का। उसका होम करेंसी क्या है? उसका होम करेंसी डॉलर है, समझो। ये एक बंदा है, ये कहाँ का है? अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का है। इसका होम करेंसी क्या होगा? डॉलर। ऑब्वियस सी बात है, इसका होम करेंसी क्या होगा? डॉलर। कोई दिक्कत? अब इस बंदे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कहाँ? इंडिया में। और इंडियन गवर्नमेंट कह रहा है कि वो उसको 740 करोड़ रुपया देगा, पर पहले प्रोजेक्ट वो अपने पैसा लगा के बनाए। 740 करोड़ रुपया देगा, पर वो जो है प्रोजेक्ट अपना पैसा लगा के बनाए। 500 करोड़ रुपया अपना लगा के बनाए, फिर उसको 740 करोड़ मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ऑब्वियस इसका होम करेंसी डॉलर है, अगर इसको रुपी में मिलेगा पैसा, इसको नुकसान हो सकता है, इसको रिस्क हो सकता है। तो उसी पे क्वेश्चन है कि कैसे किया जाए। पहला चीज जो बोला, कंस्ट्रक्ट अ स्वैप, इसको समझेंगे बाद में, पहले ये चीज समझे। Assume that Indian government offer a swap at a spot rate which is $1 equal to 50 in 1 year. Then should the company should opt for this option, or should it just do nothing? The spot rate after 1 year is expected to be 54. Further, may you also assume that Relief can also take a US loan at the rate 18% per annum. समझे? मतलब क्या हुआ सर? स्वैप क्या हुआ? तो स्वैप ये हुआ, इंडियन गवर्नमेंट कहेगा कि आज हमसे 500 करोड़ ले लो, आज हमसे 500 करोड़ ले लो, बाद में हमको 500 करोड़ दे देना। नहीं समझे? आज हमसे 500 करोड़ ले लो, बाद में हमको 500 करोड़ दे देना। ऐसे होता है, तो समझो। देखो, अगर स्वैप किया जाए तो क्या होगा? बाय 500 करोड़, बाय 500 करोड़ एट स्पॉट रेट 100 मिलियन लग जाएगा। सरकार दे रहा है ना कि हमसे खरीद लो, क्या समझे? तो दिक्कत? तो 500 करोड़ रुपया खरीदने में कितना यूएस डॉलर लगेगा? बताओ पहले। तो सर 100 मिलियन डॉलर लगेगा। 500 करोड़ खरीदना है तो अब ऐसा बात है 100 मिलियन डॉलर लगेगा। कोई दिक्कत? अरे कुछ नहीं, 500 करोड़ भागे 50 करोगे, ठीक है? तो इस लोग यूज करता है मिलियन, तो ऐसा बोल रहा है। वैसे अगर 500 करोड़ है तो उसको कैसे निकालो सर? कितना मिलियन? कुछ नहीं करो, कैलकुलेटर में ऐसे लिखो 500, समझे? इनटू कर दो 1 करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ हो गया। 500 करोड़ भागे 50, 1 10 100 1000 10,000 मिलियन, ठीक है? 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आया समझ में? इसलिए 100 मिलियन लिखा हो, कुछ नहीं लिखा, ठीक है? कोई टर्म मिलियन यूज कर रहा है। अब काहे कि स्वैप के सरकार के साथ, सरकार बोला कुछ नहीं, आज हमसे जो लिया वही हमको वापस कर दो, तो तुम उसको वही चीज वापस कर दोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लोन का चीज लोगे, लोन खाली 240 करोड़ के लिए लोगे यूएस डॉलर में। क्यों? समझो। स्वैप में क्या हुआ? स्वैप में यह हुआ, सरकार ने कहा कि तुम हमसे 500 करोड़ ले लो, हम दे देंगे 50 रुपया पर डॉलर पे, ले लो, हमसे खरीद लो, हम तुमको दे देंगे, और हमको इसी रेट पे बाद में वापस कर देना। स्वैप होता है। आया समझ में? तो अगर सरकार से हम 500 करोड़ रुपया ले ले, अब फिर हमको वही वापस करना होगा, तो हमको क्या होगा सर? 500 करोड़ रुपया आया, अब 500 करोड़ रुपया जाएगा, यही ना होगा सर? 500 करोड़ रुपया जाएगा,
तो इस केस में मेरा गेन क्या रह जाएगा सर, 240 करोड़ रहेगा बस। नहीं समझे, सरकार 240 करोड़ रहेगा बस, क्योंकि हमने अपना पैसा लगाया नहीं, उससे पैसा लिया, उसका पैसा लगाया, फिर उसको पैसा वापस करना है। सरकार को 740 हमको पे करना था, सरकार बोलेगी 500 वापस करना है ना, बोलेंगे हाँ 500 वापस करना है। सरकार कहेगी वापस मत करो, मैं इससे काट लूंगा 500, मैं इससे काट लूंगा 500, और तुम्हें बस 240 करोड़ रुपया दूंगा, 240 करोड़ रुपया दूंगा। तो यही हुआ स्वैप कंस्ट्रक्ट। सरकार कहेगी कि आज 500 करोड़ ले लो, कल हमको 500 करोड़ दे देना। ये हुआ स्वैप। जो सरकार ने दिया वो सरकार उतना ही लेगी, उसी रेट से लेगी, भले रेट कुछ हो जाए, और उसने 500 करोड़ दिया है तो 500 करोड़ उसी रेट से लेगा। तो वही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो, पहले आपने 500 करोड़ खरीद लिया सरकार से, समझ गए। अब ये आपके पास था नहीं, ये $100 मिलियन आपके पास नहीं था ना, तो आपने बोरो किया होगा। जब आपने बोरो किया होगा तो आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो 8% पर एनम। तो आपने जो 100 करोड़ बोरो किया डॉलर, ये 500 करोड़ सरकार से खरीदने के लिए, सरकार से खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपया आपको क्या चाहिए होगा सर, $100 मिलियन चाहिए होगा। इसके लिए आपने अपने बैंक से लोन लिया होगा। जब अपने बैंक से लोन लिया होगा तो उसको इंटरेस्ट भी तो दोगे साल भर का, ताकि साल भर के बाद में पैसा आएगा, समझे। तो 8% का इंटरेस्ट आया समझ में। एक साल बाद आज क्या होगा, आज कुछ नहीं होगा सर, आज हम 100 करोड़ रुपया बैंक से बोरो करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट से 500 करोड़ रुपया खरीद लेंगे, सॉरी 100 मिलियन डॉलर बोरो करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट से 500 करोड़ रुपया खरीद लेंगे, ठीक है। अब 6 महीने बाद क्या होगा सर, 6 महीने बाद क्या, मेरे पास था नहीं तो हमने बोरो किया था, इसका इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा एक चीज, तो ये तो क्लियर है। लेकिन अब हम सर सरकार के साथ क्या होगा, सरकार बोलेगा कोई बात नहीं, हमसे तुमने लिया, तुमको पे क्या करना है सर, 740 करोड़ पे करना है एक साल बाद सरकार को। सरकार बोलेगी जो पहले 500 करोड़ लिया था, क्या रेट हो गया फिक्स, तो वो तो हम इससे काट लेते हैं, क्या रेट फिक्स है तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो सरकार वो काट लेगी, तो कितना चला गया मेरे यहां से, $100 मिलियन चला गया, समझ में आया। स्वैप रुपीज 500 करोड़ बैक एट एग्रीड रेट, अब 240 करोड़ खाली मिलेगा। अब इसी का ना रिस्क है, रिस्क जो है बस इसी का ना है, इसके लिए तो काम खत्म हो गया। सरकार ने मुझे पहले बेचा, अब सरकार मुझसे कहेगी बाई करो, इसी पे बाई करो, नहीं समझे, आया समझ में, नहीं समझो, अब सवाल कंफ्यूज हो रहे हो। और देखो, सरकार ने कितना पे कहा, कहा ₹50 पर डॉलर पे, आज क्या कर रहा है तुमसे, तुमको कह रहा है बाई कर लो, कल क्या कहेगा, कल कहेगा वो सेल कर दो, कितना पे, कितना पे ही सेल कर दो, सेल कर दो। तो सरकार तो तुमको 500 करोड़ रुपया ना कहेगा, नहीं समझे, तो क्या बोलेगा, ठीक है ये लो और सेल करो। बंद कैसे हो गया यार, कट गया क्या आवाज, कुछ कैसे हो गया। अभी भी कंफ्यूज हो तो आओ स्वैप को देखो। Swap a US loan today at an agreed rate with any party to obtain Indian rupee. After 1 year, swap back the Indian rupee with US dollar at an agreed rate. In such the case, company is exposed only on profit. तो ये जो स्वैपिंग हुआ, तो पहले तुमने बाई किया, अब तुम उसी को सेल करोगे उसी पे, तो यही ना आएगा तुम्हारे पास। तो ये तो फिक्स हो गया ना सर, पहले 100 गया, अब 100 आया, 100 आया, तुमको क्या मिला सर, हमको 500 करोड़ रुपया मिलेगा। इसको वापस जब बेचेंगे तो क्या रेट हमने फिक्स कर लिया ना 50, तो उसी पे ना बेचना पड़ेगा उस आदमी को, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट चाहे कोई हो, ठीक है, उसको उतना पे ही बेचना पड़ेगा। जब उतना पे ही बेचना पड़ेगा, तो पहले हमने जब उससे खरीदा था, जितना पे किया था उतना पे, अब उसको सेल करके इतना ही ना मिलेगा, यही मिला वापस। तो बाकी ये जो मिलेगा, इसके लिए हमको 54 रुपए का रेट लगेगा, तो ये मिलेगा, तो वो टोटल क्या मिला 136.44।
अगर हम ये स्वैप नहीं किए होते तो क्या होता सर, $740 हम डायरेक्टली बेचते। उस केस में हमको ये तो लगता ही और ये तो लगता ही, लेकिन 740 पूरा का पूरा 54 पे कन्वर्ट होता तो हमको 37 मिलता, तो उस केस में 129.04। नहीं समझे? समझ में आया? तो स्वैप के अंदर हुआ क्या? कुछ नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ऑफर अ स्वैप स्पॉट रेट 50। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट था, तो उसी से स्वैप कर लिया हम। बोले पहले हम तुमसे बाई करेंगे 50 पे, फिर तुमको हम सेल करेंगे 50 पे। समझ में आया? तो हमने उससे बाई क्या किया था, तो समझने में दिक्कत इसलिए हो रहा है ना, डॉलर में है ये, समझो। इसने कहा कि पहले ये मुझसे बाई करेगा, क्या बाई करेगा, ₹500 करोड़। और फिर इसने कहा मैं तुम्हें सेल भी कर दूंगा, क्या, ₹500 करोड़। जब मैंने बाई किया तो 50 के रेट से किया, तो सेल भी 50 के रेट से ही होगा। तो ये 500 करोड़ आया कहां सर? 740 करोड़ आपको मिलेगा ना, 740 करोड़ मिलेगा ना, उसमें से अब वो ऑब्वियस सरकार खुद ही रख ले अलग चीज। तो आपने जब बाई किया होगा तो ऑब्वियस सा बात है, आपका होम करेंसी डॉलर था तो अपने डॉलर 100 मिलियन उसको दिया। अब जब आप ये सेल करने जाएंगे तो आप बाई करने जाएंगे वापस ये चीज, तो वापस यही चीज ना बाई होके आएगा आपके पास। तो इनफ्लो में क्या आएगा, या तो आपका है 500 करोड़ रुपया आएगा, सॉरी 500 करोड़ रुपया आएगा, और डॉलर के टर्म में $100 आएगा, है कि आपने फिक्स कर लिया। अगर फिक्स नहीं किया होता तो आपको इस 500 के बदले भी 54 पे मिलता रेट, इस 500 के बदले भी 54 पे मिलता, 240 के बदले भी 54 पे मिलता। लेकिन ये जो 500 को शुरू में बाय करना था, इसके लिए आपके पास डॉलर था ही नहीं शुरू से, तो वो तो बोरो करना होता, तो इंटरेस्ट रेट तो आता ही आता, इंटरेस्ट तो आता ही आता है। समझ में? ये जो $100 मिलियन लगता खरीदने में, 500 करोड़ तो था नहीं मेरे पास, इसके लिए तो 8% इंटरेस्ट आएगा ही। कहानी खाली यहाँ पे डिफर है। अरे ये तो बाई करना ही करना था, लेकिन स्वैप करने के कारण क्या हो गया कि जब मेरे पास 740 करोड़ वापस आएगा तो मुझे बेचना उसको उसी रेट पे पड़ेगा, किस पे, 50 पे ही, 50 पे ही। किसको? जिसके साथ स्वैप किया था हमने, जिसके साथ हमने स्वैप किया था। आया समझ में? तो जिस रेट पे, इसका उल्टा, जिस रेट पे सेल किया उस रेट पे बाई करना होगा, उल्टा भी हो सकता है स्वैप में। लेकिन यहाँ पे जाके क्वेश्चन बाई का था, तो पहले बाई किया फिर उसी रेट पे सेल किया, तो बैलेंस अमाउंट बचा उसको सेल करेगा अपना मार्केट रेट से, और इंटरेस्ट तो लगेगा ही। क्यों? क्योंकि मेरे पास शुरू में ही बाय करने के लिए डॉलर तो था ही नहीं, तो बोरो किए थे हम। यहाँ पे डॉलर होम करेंसी है, रुपी होम करेंसी नहीं है। रुपी क्या है? फॉरेन करेंसी है। यहाँ पे रुपी फॉरेन करेंसी है। यही चीज समझ थोड़ा दिक्कत करता है सर, रुपी फॉरेन करेंसी कैसे है? क्वेश्चन में क्या बोला गया? यूएस बेस्ड कंपनी, तो क्वेश्चन तो उसके हिसाब से है ना, तो उसके लिए तो होम करेंसी डॉलर है। समझ में आया? स्वैप में यही होता है, स्वैप में एक रेट फिक्स होता है। अब बोलता है आज जिस रेट पे बाई की उसी पे कल हमको सेल करना। क्या सेल करना? 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए। और आपके पास होगा क्या आज से 1 साल बाद? क्या होगा सर? 740 करोड़ रुपया होगा। उसमें से 500 करोड़ का डील तो पहले फिक्स हो गया है कि 50 पे वापस सेल करना है, तो बाकी 240 पे सेल करेंगे सर, 54। आया समझ में? अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता? समझ गए? ऐसा क्यों है सर? डिवाइड करना पड़ रहा है ना, डिवाइड में जितना छोटा टर्म हो उतना फायदा हो। यहाँ पे फायदा क्या हुआ? यही फायदा हुआ ना, 240 पे तो वही हुआ। फायदा क्या हुआ? सिंपल फायदा क्या हुआ समझो सर, वो 500 करोड़ पहले 54 पे करना पड़ा, 54 पे करना पड़ा, 50 पे करना पड़ा, अब 54 पे करेंगे। तो अगर जब 54 पे करोगे और वही अगर 50 पे करोगे, निकालो कितना होगा सर? 500 भागे 54 करिए, फिर 9.25। फिर 500 भागे 50 करिए, 500 भागे 50 करिए, कितना आएगा? 10। अब सवाल करोड़ में है, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस 500 करोड़ के लिए खाली आएगा, ठीक है, ताकि बाकी 457 पे कन्वर्ट हुआ था। जो भी डिफरेंस है ये इस 500 के लिए ही है। समझ गया? ऐसे कन्वर्ट
तो कर ही लो यार, चलो सर 500 गुने 1 करोड़ भागे 54 कितना आया? 92 करोड़ 59 लाख 2 हजार, 92 करोड़ 59 लाख 92 करोड़ 59 लाख 2 हजार 559, ठीक है, 92 करोड़ 59 लाख 2 हजार 559। अब इसी 500 करोड़ को कन्वर्ट करो 50 पे। अच्छा एक और सुनना होगा, अगर पिछला वाला भी सही करना होगा, भागे 50, ये कितना है? 100 करोड़। एक सेकंड, सही कर लो इसको, इसको सही कर लो, एक गलती हो गया था, 500 गुने 10 लाख हो गया था खाली। भागे 54 कितना आया? माइनस करो, इसमें 100 करोड़ माइनस कर दो, कितना हुआ डिफरेंस? 7 करोड़, सॉरी 74 लाख 7 हजार 407, 74 लाख 7 हजार 407। अब जरा इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो, इन इसका और इसका डिफरेंस निकालो, लगभग सेम आएगा, लगभग सेम आएगा, हम लोगों ने राउंडिंग नहीं किया है, लगभग सेम आएगा। 136.44 माइनस 129.04, 7.4, ऑब्वियस सा बात है, इसको 7.4 कर सकते हो, 7.4 आया समझ में? कैसे हुआ? तो जो डिफरेंस आ रहा है खाली इसी के लिए तो आ रहा है, खाली इसी के लिए आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे इंक्लूड होकर के 54 पे, जबकि वो वहां पे कन्वर्ट हुआ 50 पे, और डिवीजन है, डिवीजन है, समझ गए? जितना छोटा से डिवाइड हो उतना बढ़िया है, तो फायदा हुआ इसमें। अब जो है एक क्वेश्चन, वो है तुम्हारा सबसे इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। आओ उसको देख लेते हैं और इसके साथ हमारा खत्म हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, तुम डीलर हो फॉरेन एक्सचेंज में, ये पोजीशन है तुम्हारा। अब ये देखो नॉस्ट्रो लिखे रहे, वास्ट्रो लिखे रहे, लोरो लिखे रहे, जो लिखे रहे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कैसे सर? दो अकाउंट होता है, एक होता है एक्सचेंज पोजीशन, ठीक है, और एक होता है आपका कैश पोजीशन। इस साइड होता है परचेज, इस साइड होता है सेल, इस साइड होता है डेबिट, इस साइड होता है क्रेडिट, कोई दिक्कत? अब जो एक्सचेंज पोजीशन में सारा एंट्री होता है, पर जैसा कि तुमको दिख रहा है कैश पोजीशन है, क्या है? कैश अकाउंट। यहाँ जब कैश आएगा तभी एंट्री होगा ना, जब कैश आएगा तभी एंट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन कैश आएगा तो भी एंट्री होगा, और अगर कैश नहीं आया है, कोई एक्सचेंज में हम पोजीशन लिए हैं, चाहे बाई का या सेल का, वो सारा आएगा। आया समझ में? तो यही डिफरेंस है खाली सर, एक हुआ एक्सचेंज पोजीशन, एक हुआ कैश पोजीशन। तो उन दोनों अकाउंट को नाम ही नॉस्ट्रो कहे, जो कहना कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर सॉल्व करने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्सचेंज पोजीशन परचेज सेल, कैश पोजीशन नॉस्ट्रो अकाउंट्स को नाम दिया, कोई मतलब नहीं, मत दो नाम तुम एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। अब सर सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, इस क्वेश्चन को, सबसे इजी क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाए खुश हो जाओ, एग्जाम में आ जाए पार्टी मनाओ, एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो पार्टी होना चाहिए। एक तो पता नहीं क्या हो जाता है कि रात में इतना हैंग करने लगता है, समझो। सर एक तो बनाएंगे एक्सचेंज पोजीशन, और उसमें क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, अच्छे सर लाइन खींच लेंगे, ये और ये, सर इधर परचेज लिख देंगे, इधर सेल लिख देंगे। अब मेरे बुक में सर उल्टा लिखा है, मेरे बुक में
उल्टा लिख दिया है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। पर हमको तो मालूम है ना सर, ये कैश अकाउंट है, मतलब मेरा कैश पोजीशन, मतलब मेरा नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? मेरा अकाउंट तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास जो होता है उसको मैं बस नाम दिया गया है। जैसे हम अगर सेविंग अकाउंट या कोई खोलते बैंक में ना, हम अगर कोई सेविंग अकाउंट बैंक में खोलते तो उसको कहते हैं सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। लेकिन कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलेगा तुम्हारे बैंक में तो उसको कहेगा नॉस्ट्रो अकाउंट। तो नाम है खाली, हमारा अकाउंट सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, तुम्हारा अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट। आया समझ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो अकाउंट को नाम दिया गया है खाली। अब समझो बात में, इसको हो क्या जाता है तो स्लो काहे हो जाता है कंप्यूटर। एक्सचेंज पोजीशन, देखो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस इन नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। अगर जब भी कहे क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो एंट्री किधर लाओगे बताओ? एंट्री किधर लाओगे बताओ? बताओ किधर आएगा? देखो किधर आएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ? बोल रहा है कि नॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस, क्या बोला? बैलेंस इन नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग पोजीशन ओवरवाउट। तो सर क्रेडिट बैलेंस में तो बोल रहा है, इसका मतलब सर नॉस्ट्रो अकाउंट कौन था अपना? कैश अकाउंट था। और सर ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट, सर ये तो अपना एक्सचेंज पोजीशन का बात कर रहा है। अगर एक्सचेंज पोजीशन ओवरबॉट का, सर क्लियर है कि परचेस साइड में बैलेंस है ज्यादा, ठीक है। लेकिन जब नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट बोला, इसका मतलब सर मेरा कैश अकाउंट निगेटिव है, मेरा कैश अकाउंट निगेटिव है। कितना से निगेटिव है? कितना से निगेटिव है सर? 1 लाख से निगेटिव है। समझ में आया? ये देखो क्रेडिट डेबिट ऐसे लिख दिया है, पर हम लोग अपना सही तरीका जानते हैं ना, तो वैसे ही लिखेंगे। तो हम लोग सर ओवरवाउट पोजीशन है, लिख देंगे सर ओवरवाउट, या ओपनिंग बैलेंस, जो चाहे वो लिख सकते हो। ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस बॉट डाउन लिख लो ना, तुम्हारा इच्छा हो तो बैलेंस बॉट डाउन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओवरबाउट, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बॉट डाउन, जो भी चाहे लिख सकते हो। परचेस साइड में जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। कितना जाएगा ये बताओ? सर नॉस्ट्रो अकाउंट में 1 लाख है और ओवरबाउट में सर 50,000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000। सर इसका क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, तो सर हम लिख लेंगे बाई बैलेंस बॉट डाउन। अब ध्यान रखना बुक में डेबिट क्रेडिट का उल्टा सीधा हिसाब किया है, अपना सही लिख लो। डेबिट क्रेडिट 1 लाख, कोई दिक्कत? परचेज बिल ऑन जीरेज, अब जो बिल परचेज किया, क्या इसमें पैसा आएगा? पैसा आएगा? नहीं ना आएगा। बिल परचेज किया है तो बिल में पैसा थोड़े आएगा, कैश का एंट्री थोड़े होगा सर, कैश में कुछ नहीं आया सर, बिल परचेज किया है। अगर बिल परचेज किया है तो ऑब्वियस सा बात है बिल परचेज। कितना? 80,000 का बिल परचेज किया है सर, 80,000। क्या कोई दिक्कत है? बिल परचेज किया, बिल परचेज 80,000, क्या दिक्कत? मार दिया परचेज साइड में। उसके बाद क्या सर? सेल फॉरवर्ड टीटी, सर फॉरवर्ड सेल किया है तो इसमें क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा ना, तो खाली यही पे एंट्री होगा फॉरवर्ड टीटी, फॉरवर्ड सेल कितना का? सर फॉरवर्ड सेल है 60,000 का। तो प्रॉब्लम, ये परचेज सेल है। उसके बाद उसका सर फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, अगर परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो अभी तो सर फॉरवर्ड कैंसिलेशन पढ़े हैं, अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता सर सेल करना पड़ता, पहले कस्टमर बाई कर रखा होगा, अब कस्टमर सेल करेगा, तो सेल हुआ ना। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल सर पढ़ रखे हैं, अगर कैंसिलेशन का केस है तो कैंसिलेशन रेट क्या होता है? सेल करना होता है, अगर पहले बाई करके सेल होगा, यही होता है फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो परचेज में एंट्री मारते, अब सेल साइड एंट्री मारेंगे। समझ में आया? तो लिख लेंगे सर फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कितना का है?
30,000। अब सर रिमिटेड बाय टीटी, रिमिटेंस क्या होता है? पैसा आना, आया आया। जब भी फॉरेन करेंसी का पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है तो रेमिटेंस कहा जाता है, ठीक है। अपन लोग कहते हैं डिपॉजिट, अपने लोग कहते हैं क्या? डिपॉजिट। और ये लोग क्या कहता है? रेमिटेंस। तो ये हाँ सर दोनों जगह एंट्री होगा ना? हाँ। अगर रेमिटेंस हुआ इसका मतलब सर 75 से मेरा बैलेंस बढ़ गया, रेमिटेंस 75,000 आया। तो सर 75,000 आया तो ऑब्वियस सा बात है, आया है तो कुछ ना कुछ तो बिका होगा सर, तो रेमिटेंस सेल साइड में आता है। ऐसे भी क्रॉस एंट्री समझ सकते हो, ये इधर तो इधर आएगा एंट्री एक, लेकिन जब भी यहाँ एंट्री होगा तो वहां एंट्री होगा, ओपनिंग मतलब बैलेंस को छोड़े खाली, यहाँ एंट्री होगा तो वहां भी एंट्री होगा। सर ड्राफ्ट ऑन जूरिज कैंसिल, तो इसको माना जाता है फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। क्यों सर? आप ड्राफ्ट किए होंगे, ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्टिंग हुआ होगा, सेल का हुआ होगा, ठीक है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तभी ड्राफ्ट हुआ। ड्राफ्ट हुआ मतलब आपने क्या कहा? आपने बैंक का ड्राफ्ट बनाया, मान लेते हैं आप $10,000 का ड्राफ्ट बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि $10,000 बैंक आपको सेल करेगा चाहे जिस डेट को करे। तो अगर वो कैंसिल हुआ तो क्या मानेंगे सर? एक तरह से ड्राफ्ट फॉरवर्ड डेट का होता है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ मतलब फॉरवर्ड सेल कैंसिल हुआ। अगर फॉरवर्ड सेल कैंसिल हुआ, लिख लीजिए, इसको क्या मानिएगा सर? फॉरवर्ड सेल कैंसिल माना जाएगा। अगर फॉरवर्ड सेल कैंसिल हुआ मतलब परचेस, परचेस साइड में एंट्री, तो लिख लेंगे ड्राफ्ट ऑन जूरिज कैंसिल। कितना? 30,000। अब हमको बोल रहा है कि आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए? 30,000। सबसे पहले बैलेंस आउट नॉस्ट्रो अकाउंट को ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जो अपना एक्सचेंज पोजीशन है वहां पे तो हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके बैलेंस मैनेज कर सकते हैं, लेकिन नॉस्ट्रो अकाउंट को नहीं कर सकते, ठीक है। नॉस्ट्रो अकाउंट में कैश ट्रांजेक्शन होगा तभी बैलेंस होगा। और अगर ये कह रहा है इफ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्विस फ्रैंक 30,000, 30,000, तो क्रेडिट बैलेंस अगर 30,000 रखना है, 30,000 रखना है, इसका मतलब इधर का बैलेंस ज्यादा ही रहेगा तभी तो 30,000 बैलेंस आएगा। इसका मतलब कहना चाह रहा है टू बैलेंस कैरी डाउन इस साइड होगा 30,000, तभी पॉसिबल है। ये कैसे होगा? कैसे होगा? अगर हम टीटी क्या करें? टीटी क्या करें? परचेस करें, परचेस करें या सेल करें, मेरे अकाउंट से पैसा निकले, निकले उसके लिए स्पॉट करना पड़ेगा। स्पॉट, स्पॉट आज कुछ करना पड़ेगा। सर इधर टोटल कितना है देखिएगा, 75 प्लस 30 कितना होता है? 1,05,000। तब उसको क्या नाम दे? इस स्पॉट को क्या नाम दे समझिए, इसने क्या नाम दिया है इसको? हाँ 25,000। 30,000 कैसे लिख दिया है? अच्छा गलती लिखा है जो भी है, और से सॉल्व, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमको स्पॉट बाई करना होगा, स्पॉट बाई टीटी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर होता है स्पॉट बाई टीटी, ठीक है। स्पॉट बाई टीटी स्विस फ्रैंक 5,000। अगर हम 5,000 बाई कर ले, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? देखिए अपने आप आंसर आ गया। इसने आंसर कैसे दिया? इसने आंसर ऐसे दिया कि मुझे 30,000 बैलेंस चाहिए था, अगर 25,000 है तो 5,000 बाई। क्यों करना है ऐसे? हमको मालूम है ना कि हमको बैलेंस क्या चाहिए। सर क्रेडिट बैलेंस 30,000 चाहिए, तो क्रेडिट बैलेंस 30,000 मतलब 30,000 इधर होगा, तो इधर 1,05,000 कैसे होगा? स्पॉट बाई टीटी स्विस फ्रैंक, स्पॉट बाई करेंगे, यहाँ जो एंट्री होगा वो यहाँ भी होगा, क्रॉस एंट्री, अब ऐसा बात है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्पॉट बाई टीटी 5,000। अब इसका बैलेंस चेक करेंगे सर जाकर के, तो इसके बैलेंस में क्या लिखा है? सर क्वेश्चन इधर है, इसके में लिखा है कि ओवरबॉट पोजीशन जो है वो 10,000 होना चाहिए। अगर ओवरबॉट पोजीशन 10,000 करा मैंने परचेस साइड 10,000 ज्यादा होना चाहिए, तो बैलेंस किधर आएगा? बैलेंस कैरी डाउन किधर आएगा? इधर।
अब इधर को अगर जोड़ लेंगे, आप जोड़ लेंगे और माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट कितना करना पड़ेगा, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, बात का बात। पहले जोड़ लीजिए, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 10,000 प्लस 75,000 तो 82,000। सर 90 प्लस 85 सर 175 होता है, जोड़ लीजिए। लेकिन फिर भी आप 60 प्लस 30 प्लस 75 प्लस 10, 1,75,000 इधर है, और इधर कितना है वो भी जोड़ लीजिए एक बार। 50 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 5, 165, 1,65,000। तो क्या करना पड़ेगा अब हमको, सर फॉरवर्ड परचेस करना होगा, फॉरवर्ड परचेस करना होगा कितना का, 10,000 का, तभी तो ये 175 होगा। यही तो आपका आंसर है, ये जो बैलेंसिंग फिगर दिया हुआ था क्वेश्चन में ना हमको, तो वो क्या करना होगा कि ये बैलेंसिंग फिगर आए, वो क्या करना होगा कि ये बैलेंसिंग फिगर आए, ये अपने आप निकल गया, ये अपने आप निकल गया। तो हम क्यों अपने दिमाग को कंफ्यूज करेंगे ये करके कि सर ऐसे लिखे एग्जाम में। अरे क्यों कंफ्यूज करे दिमाग को, ये वाला काम करके क्या कर रहा नहीं कर रहा पता नहीं चल रहा, ऊपर क्या कर रहा, बस आंसर क्या है इसका, ये बाई करेगा स्पॉट टीटी 5,000 नॉस्ट्रो अकाउंट में इंक्रीज करने के लिए, और सर ये ओवरबॉट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड बाई करेगा 10,000 का। हो गया कहानी का, तो आंसर यही आ गया है। आंसर इस अकाउंट को ड्रॉ करने में ही आ गया, बस एक लाइन नीचे में लिख देना है, क्या लिखना है, to maintain the position in nostro account, to maintain the credit balance of 33,000 nostro account, we need to spot buy tt 5,000, to maintain the overbought position of 10,000 we need to purchase forward contract 10,000 स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक 10,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सर इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है, कुछ नहीं, बस ड्राफ्ट ऑन जूरी जिसको फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माना जाता है, और वैसा बात है, आपने एक डिमांड ड्राफ्ट बनाया मान लीजिए, अब वो डॉलर 10,000 का है, इसका मतलब बैंक ने क्या किया, वो 10,000 आपके बदले किसी को देगा, मतलब आपको सेल कर रहा है, ना तरह से आपको सेल कर रहा है। और वो ड्राफ्ट का डेट क्या होता है, भविष्य का डेट होता है, तो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, परचेज। अब से बात है, जब फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, अब जब पूरा फॉरवर्ड कैंसिलेशन हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा था, अगर कस्टमर ने अभी सेल किया तो बाद में बाई करेगा, अगर अभी बाई किया तो बाद में सेल करेगा कैंसिल करने के लिए, तो वही चीज तो है ये। और एक्सचेंज पोजीशन में सारा एंट्री आता है, कैश वाला भी, लेकिन कैश वाले में, कैश अकाउंट में एंट्री कब आएगा, जब सही में, जब रोकड़ा आएगा, रोकड़ा आएगा तभी तो कैश अकाउंट में एंट्री आएगा। तो कैश अकाउंट में खाली रोकड़े का एंट्री होता है, तो रोकड़ा एक बार आया था तो उसका एंट्री हुआ, लेकिन बैलेंस मेंटेन करने का क्रेडिट 30,000, तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट बैलेंस किधर लिखाता है, इधर लिखाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो स्पॉट बाय करना पड़ेगा dt 5,000, अगर यहाँ पे एंट्री आया तो क्रॉस एंट्री यहाँ पे तो आना ही है। अब इसका बैलेंस रखना है 10,000 ओवरवर्क, मैंने परचेज साइड 10,000 ज्यादा होना चाहिए, तो 10,000 लिख दिए। अभी अलग बात है कि फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 आ गया, हो सकता है कुछ और भी आंसर आ सकता था, ये जरूरी नहीं कि ये और ये मैच करेगा, ये और ये मैच करे ये जरूरी कतई नहीं है, ये और ये मैच करे ये जरूरी एकदम नहीं है, यहां मैच कर गया अलग बात है, कोई दिक्कत, समझ गया। तो इससे अपना आंसर यहीं पे मिल गया। अब बाकी रहा कोई सवाल तो पूछ लो, अपने पास बचा हुआ है 4 तरह का क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी ये है, एक है रुपी रोल ओवर, ये हैंग कर रहा लग रहा है मेरे ख्याल से स्क्रीन, रुको एक सेकंड, ये कुछ ज्यादा ही इस पन्ने में हमने लिख चुके हैं इसलिए लगता है ये हैंग करने लगा।
इसको भी बंद कर दो। एक बच गया है क्या? ये तो ऐसी सिंपल क्वेश्चन था सर, ये किए बच गया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको थोड़ा समझने में आपको हल्का सा प्रॉब्लम होगा। सर एक ये बच गया है आपका एक्सपोजर और रिस्क वाला, ठीक है। ट्रांजेक्शन एक्सपोजर निकालना होता है इसमें। सर ये बचा हुआ है, और आपका एक बचा हुआ है रूपी रोल ओवर फॉरवर्ड। रूपी रोल ओवर फॉरवर्ड, तो 3 क्वेश्चन है, ठीक है। रूपी रोल ओवर फॉरवर्ड, इसको क्या हो रहा है, बार बार पॉज होकर बंद क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिक पॉज में लगा हुआ है। रूपी रोल ओवर फॉरवर्ड, ये 3 टॉपिक बस बचा हुआ है। ये 3 करने के बाद हमारा फॉरेक्स हो जाएगा खत्म। दूसरा चीज, अपना फिजिकल बैच हम लोग ने स्टार्ट किया है, पटना सेंटर है, ज्वाइन करना चाहें आए, अगर यहाँ अवेलेबल हो तो आए, वरना ऑनलाइन क्लासेस। अब ऐसा बात है यहाँ पे मैं अपने मन मर्जी से पढ़ाता हूँ, जब समय मिलता है तो। और वैसा बात है समय जल्दी मिल नहीं पाता, तो कभी क्लास आगे कभी क्लास पीछे होते रहता है, उसके लिए चाहूँगा माफ़ी। लेकिन फिजिकल बैच में हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर अपना चलते रहे, और ऊपर से जब फिजिकल फेस टू फेस होता है ना, तो पढ़ाना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। कभी कभी ऑनलाइन में क्या होता है, पढ़ाने के टाइम क्वेश्चन देख ही रहो कैसे ऊपर नीचे होता है, कभी कभी कॉन्सेप्ट मिक्सअप भी हो जाता है मेरे साथ, थोड़ा दिक्कत आता है ऑनलाइन में। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, और वैसा बात है नया है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा और अच्छी होती जाएगी टीचिंग हमारी, और आपके लिए भी और अच्छा होता जाएगा। बाकी अभी के लिए चलिए चला जाए, कोई है तो नहीं तो सवाल कुछ होगा नहीं, सवाल कुछ है नहीं तो चला ही जाए। समझ गए? तो 3 चीज बचा हुआ है, इन तीनों को हम लोग करेंगे। एक काम करते हैं, ये तीनों टॉपिक को हम लोग अभी रेस्ट अप पे रखते हैं, तो डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तब क्या करेंगे, डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। ये 3 टॉपिक कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कर लिया जाएगा, लेकिन कल डेरिवेटिव लेकिन स्टार्ट किया जाए, ताकि जो इंपॉर्टेंट है वो कम से कम कवर तो हो जाए। अगर कल समय मिला तो हम लोग रूपी रोल ओवर अल्टरनेटिव देख लेंगे, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर को छोड़ करके, उसको समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो आज के लिए इतना ही।